सभी श्रोताओं को नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की, जिसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश की आज की हर बड़ी खबर से रूबरू कराऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा, विश्लेषण और उनका आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव। तो बने रहिए हमारे साथ बात यूपी की में, जहां आपको मिलेगी हर खबर, हर विश्लेषण और हर जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को। गोरखपुर में सीएम योगी ने जीएसटी 2 के प्रति व्यापारियों और नागरिकों को किया जागरूक। सीएम योगी ने नीट छात्र दीपक गुप्ता के परिजनों को दी 5 लाख की आर्थिक मदद। काशी के विद्वानों ने शास्त्रीय प्रमाणों के साथ दीपावली का महापर्व 20 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की। दुबई से संचालित हो रहे वाहन चोरी, गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। और गोंडा में जमीन विवाद के चलते युवक ने पत्नी और ससुर की हत्या की। अब चलिए सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का निर्देश जारी किया है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत अब एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में भी जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से भी जातीय संकेत और नारे हटाए जाएंगे। हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जैसे मामलों में ये नियम लागू नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबर। आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार इस सुनवाई में गंभीरता नहीं दिखाती है तो वे लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप आयोजित करने वाले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जल्द ही निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा, जिसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने जरूरी बजट स्वीकृत कर दिया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने सोमवार को एक अनोखी पहल की। वह खुद व्यापारियों के पास पहुंचे और जीएसटी दरों के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने खुद पदयात्रा कर व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया और उन्हें जीएसटी 2 के बारे में विस्तार से बताया। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 22 सितंबर से लागू हुई जीएसटी की नई दरों से उपभोक्ता और व्यापारी दोनों ही खुश हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि कीमतों में भारी छूट मिलने से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने जनता से स्वदेशी चीजें खरीदने की भी अपील की। चिकित्सा सेवा और जांच को लेकर वाराणसी और कानपुर से 2 अच्छी खबरें हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के ट्रॉमा सेंटर को डिजिटल हेल्थ इनोवेशन अवार्ड मिला है। ये अवार्ड डिजिटल तकनीक का उपयोग कर चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर ने एक वेबसाइट बनाई है जिस पर ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता, इमरजेंसी में बेड, जांच और इलाज से जुड़ी हर जानकारी मिलती है। इसके अलावा जांच रिपोर्ट भी मोबाइल पर मिल जाती है। कानपुर के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU के रेडियो डायग्नोसिस विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित MRI जांच शुरू की है। इस जांच से अल्जाइमर की बीमारी को बेहद शुरुआती अवस्था में ही पकड़ा जा सकता है। AI मस्तिष्क के उन बारीक पैटर्न को भी देख सकता है जिन्हें मानव आंखें नहीं देख पाती, जिससे इलाज की रणनीति समय रहते बनाई जा सकती है। ये बीमारी आमतौर पर 65 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। अब बात राजनीतिक खबरों की। गोरखपुर के पिपराइच इलाके में पशु तस्करों ने पिछले दिनों नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या कर दी थी। सीएम योगी ने सोमवार को दीपक के परिवार से मुलाकात की और माता पिता को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। सीएम योगी ने उन्हें हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सीएम ने पीड़ित परिवार को दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाने का भरोसा दिया। संभल में हुई एक गोष्ठी में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं और उन्होंने संभल को दंगों की आग में झोंकने की बड़ी साजिश रची थी, जिसे प्रशासन ने नाकाम कर दिया। इस गोष्ठी में फिल्म निर्माता अमित जानी भी शामिल हुए, जिन्होंने संभल दंगों पर संभल फाइल्स नामक फिल्म बनाने की घोषणा की। चंदौली के समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने गरीबों की जमीन जबरदस्ती हड़पने के विरोध में वर्चुअल फ्रेट कॉरिडोर समारोह का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों को विस्थापित करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मांग की कि विस्थापितों को रहने और जीवनयापन की व्यवस्था की जाए और जमीन के बदले जमीन दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग पर दर्ज मुकदमे के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। अब बात करते हैं कुछ सामाजिक गतिविधियों की जो चर्चा में रही। दीपावली पर्व की तिथि को लेकर फैले भ्रम को काशी के विद्वानों और देश भर के पंचांगकारों ने दूर कर दिया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि शास्त्रीय प्रमाणों के साथ दीपावली का महापर्व 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन संपूर्ण प्रदोष काल एवं निशा काल उपलब्ध है। रामनगरी अयोध्या में नवरात्रि के पहले दिन रामकोट की परिक्रमा में बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु उमड़े। ये परिक्रमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से शुरू की गई है। वहीं विंध्याचल धाम में भी मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 147 मेधावियों को 245 गोल्ड मेडल दिए। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से ड्रग्स मुक्त अभियान चलाने की अपील की, क्योंकि ड्रग्स युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एटा से एक ऐसी खबर है जो सास बहू के रिश्ते एक नजीर पेश करती है। अलीगंज क्षेत्र के रामनगर गांव की बीनम देवी ने अपनी बहू पूजा को किडनी दान करके एक मिसाल कायम की है और उसे नया जीवन दिया है। बहू की अपनी मां ने किडनी देने से मना कर दिया था, जिसके बाद सास ने ये फैसला लिया। अब बात करते हैं कुछ आपराधिक घटनाओं की। संभल पुलिस ने दुबई से संचालित किए जा रहे एक वाहन चोरी गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 लग्जरी कारें बरामद की हैं। ये गिरोह चोरी की गई लग्जरी कारों को म्यांमार बॉर्डर तक सप्लाई करता था और बदले में विदेशी हथियार और कारतूस लेता था। ग्रेटर नोएडा के बिसरक कोतवाली इलाके में एक 22 वर्षीय युवक ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसकी जेब से मिले सुसाइड नोट में उसने अपने छोटे भाई वैभव से परिवार का ध्यान रखने को कहा था। परिजनों ने बताया कि वो गोवा के किसी विद्यालय में MBA कोर्स में एडमिशन न होने के कारण तनाव में था। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक पति पवन ने अपनी ससुराल जाकर पत्नी संगीता और ससुर मंगल की हत्या कर दी। पत्नी संगीता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ससुर मंगल की अस्पताल में मौत हुई। पुलिस को मौके से महिला के शरीर में बिजली का तार लिपटा हुआ मिला, जिससे करंट लगाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। और सबसे अंत में जानते हैं मौसम और बारिश का हाल। नवरात्रि शुरू होते ही प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है और मानसून की रफ्तार धीरे धीरे कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई की परिस्थितियां बन चुकी हैं और मंगलवार से अगले 2 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण दक्षिणी और मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश में 25 से 28 सितंबर के बीच बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे बात यूपी की के एक और नए अंक के साथ। तब के लिए सुनते रहें गो गोरखपुर रेडियो। नमस्कार।